बागपत से बड़ी खबर है क्योंकि बागपत में 54 साल बाद आए फैसले को लेकर खबर बड़ी है क्योंकि बागपत में मजार नहीं पांडवों का लाशागृह है। इसी को लेकर एक जानकारी अब होगी आपके सामने। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी निधि वासंदानी। तो लाशागृह कब्रिस्तान विवाद में 54 साल बाद फैसले को लेकर बड़ी खबर, जहां हिंदू पक्ष के समर्थन में आया है कोर्ट का फैसला और कोर्ट ने कहा यह जगह कब्रिस्तान नहीं है। कोर्ट ने कहा यह जगह महाभारत कालीन लाशागृह है। सिविल कोर्ट में 1970 से यह मुकदमा चल रहा था, जिसके बाद यह महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। और आपको बताते हैं सिविल कोर्ट में 1970 से दरअसल ये मुकदमा चल रहा था। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि लाक्षागृह को लेकर कोर्ट का फैसला क्या था। लाक्षागृह बनाम मजार वाले विवाद पर अदालत का बड़ा फैसला आ चुका है और लाक्षागृह केस में हिंदू पक्ष को 100 बीघा जमीन पर मालिकाना हक का ये मामला है। मुस्लिम पक्ष का शेख बदरुद्दीन की मजार वाला तर्क खारिज कर दिया गया है। 53 साल पुराने विवाद में बागपत के एडीजी कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। लाक्षागृह टीला के एएसआई सर्वे में ये मिले थे सबूत और महाभारत काल के साक्ष्य मिले थे, उन्हीं के आधार पर ही फैसला हुआ। तो अब जो फैसला आया है उसी के बारे में 5 बड़ी बातें हमने आपके सामने रखी हैं, लेकिन अब आगे आपको यह भी बताएंगे कि कोर्ट का फैसला, अब आपको यह बताते हैं कि हिंदू पक्ष के किन तर्कों पर कोर्ट ने यह मुहर लगाई है और फैसला दिया है। मुस्लिम पक्ष की कौन कौन सी दलीलों को खारिज किया गया है। ये दोनों पक्ष की दलील अब आपके सामने रखी गई हैं, जहां हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था कि यह पांडवों का लाशागृह है, जबकि मुस्लिम पक्ष की यह दलील थी कि यह मुस्लिमों का कब्रिस्तान है। हिंदू पक्ष के मुताबिक यह भी कहा गया कि यह जगह महाभारत काल का वारणाव्रत है। हालांकि मुस्लिम पक्ष यह कह रहा था कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है। जहाँ हिंदू पक्ष का ये तर्क था कि लाक्षागृह में एक सुरंग भी है जिसे पांडवों ने बनवाया था, जबकि मुस्लिम पक्ष के मुताबिक लाक्षागृह के टीले पर शेख बदरुद्दीन की मजार थी। हिंदू पक्ष का तर्क ये भी था कि यहाँ हुई खुदाई में जो साक्ष्य मिले, जो सबूत मिले, वो हजारों साल पुराने हैं और हिंदू सभ्यता से जुड़े हुए हैं। जबकि मुस्लिम पक्ष आरोप ये लगा रहा था कि मुस्लिमों का कब्रिस्तान खत्म करके यहाँ हिंदू तीर्थ बनाने की कोशिश हो रही है। अब कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकीलों के बयान भी आप सुनिए। हाँ, आगे हम उसका अध्ययन करेंगे और उसकी अपील फाइल करेंगे। कितने साल से मुकदमा चल रहा था विचार? ये सन 70 से मुकदमा विचाराधीन था। हिंदू पक्ष ये कह रहा है जी हम तो मुकदमा जो है क्लियर हो गया हमारा। नहीं, उनका तो कोई मुकदमा ही नहीं था, मुकदमा हमारे द्वारा किया गया था। हाँ, मैं ये बोल रहे जो मुस्लिम पक्ष द्वारा मुकदमा, हाँ, तो जो हमारा मुकदमा था वो खारिज कर दिया अदालत ने। ये बात सही है, तो उसको देखेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। क्या इसकी अपील? हाँ, अपील जो है इसकी फाइल करेंगे, उसका अध्ययन करने के बाद जजमेंट का अपील फाइल करेंगे। मैंने सब कागजात इकट्ठे किए, मैंने सब गवाहियाँ दी हैं, मैंने बहस की है इस मुकदमे में जो है, और ये कोर्ट ने पाया इस बात के लिए कि भाई वास्तव में ये जो है ये महाभारत काल का लाक्षागृह है। ये इसमें वो नहीं है जो ये कह रहे सब कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का कोई सबूत नहीं मिला वहाँ कोर्ट को। जो है जो एविडेंस आया है उसमें कोई गवाही जो हुई है, गवाही के आधार से पाया गया है कि ये लाक्षागृह है और ये प्राचीन काल से मोनूमेंट्स कहते हैं जिसको, यानी कि प्राचीन जो हमारे वे हैं क्या कहना चाहिए उनको, ये सब जो है लाक्षागृह है और महाभारत काल के हैं। तो लगभग 50 सालों से ये मामला चल रहा था और उसके बाद अब कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया। हमारे साथ सुमंत सीधे वहां से जुड़ रहे हैं जब महाभारत काल में लाक्षागृह हुआ करता था, उसी जमीन से हमारे साथ सुमंत इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सुमंत, अब इस पूरे मामले पर जो मुस्लिम पक्ष है, हमने उनकी बात सुनवाई, वो कह रहे हैं कि आगे वो अपील करेंगे इस फैसले के खिलाफ, लेकिन वो जगह जरूर दिखाइए जिसको लेकर इतने सालों से ये कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। बिल्कुल, देखिए निधि, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा गांव में उसी लाक्षागृह पे मौजूद हूं जिसको लेकर बागपत की कोर्ट ने कल ये बड़ा फैसला सुनाया है। सबसे पहले मैं दिखाऊं कि वो जो 108 बीघे टीले में जो सबसे महत्वपूर्ण ये जो सुरंग आप देख रहे हैं, इसी को लेकर हिंदू पक्ष के तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि वही महाभारत कालीन सुरंग है जिसमें लाक्षागृह से बचने के लिए पांडव जो है इसी सुरंग के जरिए बाहर आए थे। उस वक्त यहाँ पे 2 नदियां बहती थी, कृष्णा और हिंडन, और उसी के तट पर ये लाक्षागृह
है। ये मैं पूरी तस्वीरें आपको दिखाऊं कि पूरे 108 बीघे में ये टीला फैला हुआ है और जिस तरह का सुरंग मैंने दिखाया, एक दूसरी तरफ भी देखिए, यहां भी ये सुरंग है और इस तरह की सीढ़ियां जब 2018 में एएसआई ने खुदाई की थी यहां पे, तो बहुत इस तरह के अवशेष मिले थे जो ये साबित करते थे कि 4500 से लेकर 5000 वर्ष पुराना जो अवशेष है वो यहां से मिले और उसके आधार पे कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का जो दावा है वो बेहद मजबूत हुआ। जबकि इसी जो टीले है उसके एक हिस्से में ये सच है कि कुछ वर्षों तक शेख बदरुद्दीन थे यहाँ पे और उन्हीं के मजार को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दावा किया जाता रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से बागपत कोर्ट का ये फैसला आया है, कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो वो तारीख पे मुकदमों की पैरवी के लिए भी जाते थे। आप लोग शुरू से दावा करते रहे, लेकिन अब जब ये कोर्ट का फैसला आया है, कैसे देखते हैं, कितने खुश हैं? आज तो बड़ा प्रसन्नता का ये समाचार है और मैं समझता हूँ ये फैसला आया है, ये राष्ट्र हित में है फैसला। और ये फैसला 53 साल 8 महीने और 4 दिन में ये फैसला आया है। लेकिन फैसला असत्य पर सत्य की विजय हुई है और हमारा सिद्धांत भी यही है कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सदैव उद्यत रहना चाहिए। आज हमारी न्यायपालिका ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। चलिए, आचार्य विजय भी हमारे साथ हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज आए थे, जब से उन्होंने यहाँ पे जो गुरुकुल की स्थापना की, मुकीम खान ने, जो बहुत लंबा केस चला, आप लोग लगातार दावा कर रहे थे, लेकिन अब अदालत ने भी मुहर लगा दी। ये सब प्रसन्नता का विषय है। ब्रह्मचारी जी के संघर्ष, ब्रह्मचारी कृष्णदत्त पूर्व जन्म के श्रृंग ऋषि, उनकी कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से ये सब सामने आया है फैसला। तो बहुत संघर्ष के बाद ये सब आया है। दीदी, हमारे साथ आपका क्या नाम है? विजयपाल जी हैं। ये जो तारीख थी जो मुकदमे की, उसमें जाते थे अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से पैरवी करने के लिए। विजयपाल जी, जब ये फैसला आया, कितने खुश हुए आप? और ये संघर्ष इतना लंबा चला तो कई बार निराशा भी हुई होगी। बस निराशा क्या जी, बहुत निराशा ही रहती जी पहले। और अब इस न्याय का फैसला सुन के जी हम बड़े खुश हैं और बड़े ही वो हैं, सब लोग ऋषियों का प्रताप है यहाँ लोग सबका ही। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैं आपको जल्दी से तस्वीरें दिखाऊं। बहुत सारे, अगर आप देखें कि जैसे मैंने आपको दिखाया दोनों तरफ सुरंग, ये सामने देखिए आपकी कितनी ऊंची टीला है। और अगर ऊपर दूसरे हिस्से में अगर मैं आपको जगह जगह पे इस एएसआई के बोर्ड भी लगे हुए हैं, लेकिन ये देखिए ये सीढ़ियां अगर आप देखेंगे तो बहुत कई सीढ़ियां हैं, तक 100 के करीब सीढ़ियां हैं। तो बहुत ऊंचा ये टीला है और पूरे इसी टीले पे 108 बीघे टीले पे ये पूरा विवाद था, जिस विवाद को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में के बीच पिछले 53 वर्षों से ज्यादा वक्त से ये मुकदमा चल रहा था। लेकिन अब जब ये फैसला आया है तो कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनमें काफी खुशी। और ये मैं जो दिखाऊं, ये जो सुरंग, ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक एविडेंस के रूप में ये काम किया है। निधि, अंदर देखिए, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आज तक ये पता नहीं लग पाया कि कितना अंदर तक है, लेकिन इसमें से भी एसआई की तरफ से ये जो साक्ष्य जो दिए गए उसमें इस कहीं ना कहीं इसकी जो मजबूत पक्ष बनाने में इस सुरंग की काफी भूमिका रही। और दूसरी तरफ भी मैं दिखाऊं, जो ये लोग हैं ये बताते हैं कि पुराने वक्त में ये जो आप टीला देख रहे हैं, इसके पिछले हिस्से में दिखाऊं, अभी तो नहीं, यहां से नदी बहा करती थी और ये हिंडन और कृष्णा नदी, इन दोनों के बीच उसके तट पे ये पूरा ये जो है ये लाक्षागृह यहाँ पे ये बनाया गया था। और उसके बाद जो वारणावत का जो जिक्र है महाभारत में, वही वारणावत जो है अभी फिलहाल बरनावा है। आप ये बताइए कि शुरू से आप लोग कह रहे थे कि जो वारणावत का जिक्र है वही बरनावा है और आप लोग लगातार दावा कर रहे थे, लेकिन अब जब मुहर लग गई है तो क्या कहेंगे, कितने खुश हैं? निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता का विषय है। और पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज ने त्रेता युग के जो श्रृंग ऋषि रहे, उन्होंने तो अपने प्रवचनों में पहले बताया ही था। और एएसआई ने तो अभी सिद्धि कर दिया, सिद्ध करके दिखा दिया। और मैं आपको ईंट भी दिखाऊंगा, जो इतनी बड़ी बड़ी ईंट है, जो महाभारत काल की ईंटें हैं, इतनी चौड़ी उतनी लंबी ईंटें। फैसला आया है और इनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं है। लेकिन इस बीच वहां की तस्वीरें तो आपने दिखाई हैं। लाक्षागृह पर आखिर विवाद क्या था, इस बारे में भी जल्द जानकारी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि बागपत के बरनावा में ही 108 बीघा जमीन पर यह दावा किया जा रहा था, जहां हिंदू और मुस्लिम पक्ष में 54 साल पुराने विवाद के बाद अब यह महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। हालांकि हिंदू पक्ष पांडवों के लाक्षागृह का दावा कर रहा था और मुस्लिम पक्ष का यह दावा था कि लाक्षागृह टीले पर शेख बदरुद्दीन की मजार थी।
जी हाँ सुरभि, और साल 1970 में मुकीम खान ने दायर किया था मुकदमा इसको लेकर। लाक्षागृह गुरुकुल के संस्थापक कृष्णदत्त महाराज को इसमें पक्षकार बनाया गया और 10 से ज्यादा जो विटनेस थे हिंदू पक्ष के, उन्हें सुना गया। उसके बाद एएसआई ने जब खुदाई की, जो अवशेष मिले थे वही साक्ष्य के रूप में ये कोर्ट में प्रस्तुत किए गए और अब जाकर इतने सालों बाद जो लंबी कानूनी लड़ाई गई, उसके बाद फैसला कोर्ट का आया है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमारा तीसरा टर्म है। कल प्रधानमंत्री का जो भाषण सामने आया, बीजेपी को 370 सीट, एनडीए अब 400 पार पहुंचेगी। देश कह रहा है इस बार एनडीए 400 पार। एक बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, बीजेपी को कम से कम 370 सीट तो मिलेगी ही। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कल संसद से, आपको सुनवाते हैं। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। करप्शन को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें कही। कहा जो पैरोल पर रिहा उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, जो सजा काट रहे हैं उसका समर्थन क्यों, जो जेल से लौटे उनको महान बताया जा रहा है। चोरों का महिमा मंडन उनके लिए घातक। जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर और देश की भावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन में मची खींचतान पर भी तंज कसा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, फिर एकला चलो कहने लगी। के आगे वो न कुछ सोच सकते हैं, न कुछ देख सकते हैं। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस ने ओबीसी के साथ अन्याय किया। कर्पूरी ठाकुर को हटाने के लिए खेल खेला गया। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं।
लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। कहां आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। ये दुनिया भर की चीजें करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये क्लास है। ये यूपीए के समय एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी, जिसके सामने सरकार की कुछ नहीं चलती थी। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जरा कोई निकाल करके देखे उसमें क्या कोई ओबीसी था क्या? जरा निकाल के देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा तीसरा टर्म दूर नहीं है और तीसरे टर्म में भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। और इन सारे 10 साल के कार्यकाल के अनुभव के आधार पर आज की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए जिस तेज गति से भारत विकास कर रहा है, उसकी बारीकियों को जानते हुए मैं विश्वास से कहता हूं, और इसीलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जांच एजेंसीज को लेकर भी जवाब दिया। कहा, चाहे जितना जुल्म करो, कार्रवाई होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, जांच करना ये एजेंसियों का काम है। एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है। और जज करने का काम न्यायाधीश का है। जज करने का काम न्यायाधीश का है और वो अपना काम कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा लें, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री के भाषण के बाद प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। पीएम के भाषण पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने हमला साधा है। प्रधानमंत्री के भाषण में अहंकार दिख रहा है कि गौरव गोगोई ने कहा। गोगोई के बयान पर गिरिराज सिंह ने भी फिर पलटवार किया। जितनी गाली देंगे जनता उतना आशीर्वाद देगी। फर्क बस इतना ही था कि खरगे जी ने अपने पद की गरिमा और सदन की गरिमा बचाई रखी और प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो कटुता और जो अहंकार व्यक्त किया, इससे मुझे राहुल गांधी जी की सदन में कही हुई एक बात याद आती है कि रावण को उसके अहंकार ने ही हराया। तो ये अहंकार के साथ उन्होंने कांग्रेस पे बड़े आरोप भी लगाए। हम उनसे यही अपेक्षा करते थे। ये अहंकार को आने वाले 2024 के निर्वाचन में भारत की जनता जनार्दन इस अहंकार को भंग करेगी। मोदी जी को ये गौरव गोगोई नहीं बल्कि सोनिया गांधी से लेके राहुल गांधी तक उनकी मां को, पिताजी को गालियां ही देने का काम किया। जितना गाली देंगे उतना मोदी जी को जनता आशीर्वाद देगी। पीएम के भाषण पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान। कहा, कभी नहीं पूरा होगा पीएम का लक्ष्य। थरूर के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370, एनडीए 400 के पार।
एक ही नई चीज़ थी कि वो 370, 400, मेरे ख्याल में अगर वो ज्योतिष नहीं है, मेरे ख्याल में वो पुरोहित नहीं है और वो जाके प्राण प्रतिष्ठा किया, ज्योतिष नहीं है, प्रेडिक्शन भी देने लगे, मेरे ख्याल में ये तो नहीं होने वाला है। लेकिन अंत में तो जनता ही तय करेंगे। अब मेरे ख्याल में जनता उनको इस किस्म के रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। और मेरे ख्याल में मोदी जी के भाषण में ही हमें अच्छा लगा कि उनकी मूड ज़रा सा डाउन हो गए हैं। 400 के पार, ये तो जनता का मूड है, देख रहे हैं आप भी। 370 तो भाजपा को आएगा ही आएगा पार। और जहां तक पहले प्रोडक्ट के बारे में बात है, कितनी बार लॉन्च किया जाएगा उस प्रोडक्ट को। यहाँ इंडिया गठबंधन टूट रहा है और वो चल रहे हैं जोड़ने के लिए, तो अच्छी बात है। तो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में क्या कहा जाए, लेकिन कोई कुछ बोल सकता नहीं है, क्योंकि जो है तो है। ये आज हमारे प्रधानमंत्री का भाषण बहुत उत्साहवर्धक था। वर्तमान में क्या काम किया, भविष्य में भारत को कहां ले जाना है। वहीं बीएसपी सांसद दानिश अली का प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला सामने आया। इतना अहंकारी भाषण शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री के भाषण पर बोले चिराग पासवान, फिर 400 सीट का लक्ष्य पूरा होगा, ये कहना है चिराग पासवान का। देखिए, इतना अहंकारी भाषण प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। देश के प्रधान, बहुत अहंकारी भाषण था और देश की जनता अहंकार तोड़ देती है। आप देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऐसे मखौल उड़ाते हैं। अरे आपका तो कोई इतिहास नहीं था। आप परिवारवाद की बात करो, आपको अपने पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं दिखता। ये क्या है? हम राजनीति की भी बातें रखेंगे पर तथ्यों के साथ रखेंगे। दिक्कत इस बात की है कि विपक्ष इन बातों को कभी समझ ही नहीं पाया। प्रधानमंत्री जी ने जो आंकड़े दिए, आप उनको झुठला के दिखाइए। प्रधानमंत्री जी ने जो पूर्व के प्रधानमंत्रियों के द्वारा बातें कही गई हैं, उनको ही उन्होंने कोट किया है, उसको आप झुठला के बताइए। पर हकीकत है कि मेरे प्रधानमंत्री जी का जो एक क्लियर विजन है विकसित भारत के निर्माण को लेकर, ना सिर्फ उन्होंने पिछले 10 साल का उन्होंने ब्यौरा दिया, बल्कि अगले 1000 साल की नींव रखने की उन्होंने बात की है। ये क्लैरिटी ऑफ विजन की जरूरत है एक विकसित भारत के निर्माण के लिए। और ज्ञानवापी मामले में आज 2 अहम सुनवाई होगी। वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई होगी। अवरुद्ध तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, जहां जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। ज्ञानवापी मामले में आज 2 अहम सुनवाई होनी है। एक मामला वाराणसी की जिला अदालत, वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दूसरे मामले की सुनवाई होनी है। वाराणसी जिला अदालत में लगी याचिका ज्ञानवापी में अवरुद्ध तहखानों के एएसआई सर्वेक्षण की मांग को लेकर है। हिंदू पक्ष की तरफ से राखी सिंह ने ज्ञानवापी परिसर में मौजूद सभी तहखानों की एएसआई से साइंटिफिक जांच कराने की मांग को लेकर याचिका लगाई है। राखी सिंह ने तर्क दिया है कि ज्ञानवापी परिसर की धार्मिक प्रकृति को स्थापित करने के लिए इन तहखानों का सर्वेक्षण करना अनिवार्य है। दोपहर 2 बजे इस केस में सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है। वहीं ज्ञानवापी परिसर के व्यासडी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने की इजाजत को लेकर वाराणसी के जिला जज के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती दी है। सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की तरफ से डीएम को रिसीवर नियुक्त किए जाने के 17 जनवरी के आदेश को भी चुनौती दी जाएगी। दोपहर 2 बजे इस मामले में सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है। मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा का भड़काऊ बयान सामने आया। टीवी9 से बातचीत में बोले तौकीर रजा, ज्ञानवापी को किसी हाल में छोड़ने वाले नहीं, आंदोलन की शुरुआत करें मुसलमान। अब वो हद हो गई है। हमारी मस्जिदों को रातों रात चोरी से मस्मार कर दिया जाता है, मज़ारात को बुलडोज कर दिया जाता है, मदरसों को बुलडोज कर दिया जाता है और किसी को पता नहीं चलता। ऐसी खुली चोरी सरकार कर रही है, ऐसी खुली बेईमानी सरकार कर रही है। बाबरी मस्जिद में जो कुछ भी हुआ, हमने उसे इसलिए सब्र किया कि हम अपने देश में अमन व अमान बनाए रखना चाहते थे, लेकिन उसको हमारी बुज़दिली समझा गया। अब वही बेईमानी उसी तरीके पर काम किया जा रहा है और ज्ञानवापी को भी उसी तरीके से हथियाने की कोशिश की जा रही है। तो
इन तमाम चीजों के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए, किससे गुहार करनी चाहिए, किससे अपनी तकलीफ बयान करनी चाहिए। हमें पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई शख्सियत नजर नहीं आती है जिसके सामने हम अपनी तकलीफ ले जाकर बयान कर सकें। और उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होगा। बड़ी खबर बता दें, जहां सदन में आज बिल पर होगी बहस। लंबे समय से जिसका इंतजार चल रहा था वो आज खत्म होने जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा में आज यूसीसी बिल पेश किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई। सीएम आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद मंत्रिमंडल ने बिल को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन दिया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से दशकों से चली आ रही कुरीतियों पर विराम लग जाएगा। सभी लोगों को एक समान अधिकार मिल सकेगा। यूसीसी के लिए धामी सरकार ने मई 2022 से कवायद शुरू कर दी थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कुछ संगठनों की तरफ से विरोध किया जा रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। वहीं विपक्ष कांग्रेस ने यूसीसी पर खासतौर पर रणनीति बनाने के लिए मंथन किया है। बिल को लेकर सीएम धामी ने कहा कि पूरा देश उत्तराखंड की ओर देख रहा है। राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म, जिसका हमने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था, समान नागरिक संहिता लाएंगे, वो समय हमारा आ गया है। और लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बाकी रह गया है। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर तो तकरार मची ही है। गांधी परिवार में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर भी कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर अभी सस्पेंस है। सूत्रों की माने तो चुनाव लड़ने को लेकर गांधी परिवार में पहले राउंड की बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी खुद नहीं चाहते कि गांधी परिवार से तीनों लोग चुनाव लड़ें। राहुल का मानना है कि इससे जनता में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। ऐसे में कई प्रस्तावों पर बातचीत हो रही है। पहला प्रस्ताव यह है कि राहुल वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ें, प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ें और सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजा जाए। दूसरा प्रस्ताव यह है कि राहुल वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ें, वहीं सोनिया उत्तर भारत से रायबरेली और दक्षिण में तेलंगाना से चुनाव लड़ें, प्रियंका को राज्यसभा भेजा जाए। तीसरा प्रस्ताव यह है कि राहुल को दोनों सीटों में जहां कम वोट मिले उस सीट को छोड़ दें। सोनिया या प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ें, जो चुनाव नहीं लड़े उसे राज्यसभा भेजा जाए। प्रस्ताव ये भी है कि अमेठी से खड़गे या बीजेपी में अलग थलग वरुण गांधी को निर्दलीय लड़ाया जाए, जिसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समर्थन दे दे। गांधी परिवार के अंदर इन्हीं विकल्पों पर चर्चा जारी है। और दो मंत्री पद की मांग को लेकर नाराज चल रहे जीतन राम मांझी ने एनडीए छोड़कर जाने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। मांझी ने क्या कहा, सुनिए। कोई रंजिश नहीं है, इसके चलते कोई समर्थन देने और लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि हम नीतीश जी के साथ, एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। और 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें डट करके हम लोग एनडीए को साथ देंगे। लेकिन एक परिवार के नाते, एक अंग के नाते हमारे दिल में जो बात आ रही है कि भाई ऐसा अगर करते तो ज्यादा अच्छा रहता। बात सिर्फ यही है। बात करेंगे फिर जाकर के? हाँ, हम करेंगे। नहीं, बात तो नीतीश कुमार जी से ही किया था। वहीं एक विभाग मिलने पर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि जो भी विभाग आवंटित किया गया है, काम तो काम है, हमें काम करके खुद को साबित करना होगा। जो भी बात है, जो भी विभाग हो, कोई भी काम होता है, आपको हर जगह काम कर करके प्रूव करना होता है, विश्वास पर खड़े उतरना होता है। और हम समझते हैं कि जनता का जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उस आकांक्षा अपेक्षा को देखते हुए अपनी क्षमता के अनुरूप मैं काम करूंगा। जो भी विभाग है उसमें संतुलन बना के काम करने की कोशिश करूंगा। गोवा दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का करेंगे उद्घाटन। विकसित भारत, विकसित गोवा 2047 में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा के दौरे पर रहेंगे, जहां गोवा वासियों को वो करोड़ों की सौगात देंगे। पीएम मोदी के गोवा दौरे को लेकर जारी शेड्यूल के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम सुबह 10:45 पर भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन करेंगे।
साथ ही पीएम 1350 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अस्थायी परिसर का उद्घाटन करेंगे। रोजगार मेले के तहत 1930 नई सरकारी भर्तियों का नियुक्ति पत्र बांटेंगे। दोपहर 2:45 पर पीएम विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बता दें कि ऊर्जा सप्ताह भारत की सबसे बड़ी सर्वव्यापी ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन होगा। इसमें अलग अलग देशों के लगभग 17 ऊर्जा मंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर ये जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री ने ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित रखा है। इसी दिशा में 6 से 9 फरवरी तक गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किया जा रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से आतंकवाद नियंत्रण। एनआईए ने टेरर फाइनेंस इकोसिस्टम को ही ध्वस्त किया। सिक्योरिटी बियॉन्ड टुमारो फॉर्जिंग इंडियाज रेजिलिएंट फ्यूचर समिट को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ आतंकवाद को नियंत्रित किया है, अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया और एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाने के लिए कई कानूनी बदलाव किए। एनआईए और यूएपीए को सशक्त बनाया। टेरर फाइनेंसिंग इकोसिस्टम को ध्वस्त करने में एनआईए ने बड़ी भूमिका निभाई है। हमने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से टेररिज्म को कंट्रोल किया, हमारी बॉर्डरों को सुनिश्चित किया, सुरक्षित किया। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम बनाने के लिए ढेर सारे कानूनी बदलाव करने का काम भी हमने किया है। एनआईए और यूएपीए जैसे एंटी टेरर कानूनों में व्यापक और सार्थक संशोधन से बहुत बड़ा बदलाव आया है। इससे हमारे देश की एजेंसियों को भारत के बाहर भी इन्वेस्टिगेशन का अधिकार मिला है और टेररिस्ट के फाइनेंशियल चेकिंग का अधिकार भी हमारी एजेंसियों को मिला है। एक और बड़ी खबर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या और भद्दा मजाक है। चंडीगढ़ मेयर चुनावों में रिटर्निंग ऑफिसर अधिकारी अनिल मसीह का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अनिल मसीह साफ तौर पर बैलेट पेपर पर पेन चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मसीह के इसी वीडियो को देखने के बाद चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ कोर्ट में बिफर पड़े। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल की एक नहीं सुनी और साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये लोकतंत्र की हत्या और भद्दा मजाक है जिसकी किसी को अनुमति नहीं है। क्या रिटर्निंग ऑफिसर इसी तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? ये लोकतंत्र के साथ मजाक है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या ये रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है? बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह का एक और वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो बैलेट पेपर पर कलम चला रहे हैं और कैमरे को देखते हुए बैलेट को बास्केट में डाल देते हैं। इसी को लेकर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कोर्ट में कड़ी नाराजगी जाहिर की। साथ ही कोर्ट ने नगर निगम की 7 फरवरी को होने वाली बैठक पर भी रोक लगा दी। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का पानीपत दौरा विवादों में घिर गया है। कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने अंदाज में लोगों को संबोधित किया जिसकी वजह से पानीपत के किसान भड़क गए। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा जिसको लेकर किसान संगठन गुस्से में है। कहो पानीपत के पागलों, कैसे हो? बढ़िया हो? धीरेन्द्र शास्त्री के इसी बात को लेकर किसान भड़के हुए हैं। किसानों ने धीरेन्द्र शास्त्री को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए माफी मांगने को कहा है। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े नेताओं का कहना है कि माफी नहीं मांगने पर उनके खिलाफ पुलिस को शिकायत की जाएगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री जो पाखंडी आदमी है, 72 घंटे समय। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल के निजी सचिव के घर छापा पड़ा है। सूत्र बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता के घर पर भी रेड हुई है। दिल्ली में 12 ठिकानों पर ईडी का छापा। एक बड़ी कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। सुबह से 12 ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है, सूत्र बता रहे हैं। और इसमें केजरीवाल के निजी सचिव का घर भी शामिल है। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता के घर पर भी रेड हुई है, छापेमारी की कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त दिल्ली से।
एक बड़ी कार्रवाई फिर से ईडी आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। ईडी की टीम पहुंची सुबह सुबह, जो सूत्र बता रहे हैं इसमें केजरीवाल के निजी सचिव भी शामिल है। छापेमारी की कार्रवाई इनके घर पर भी हो रही है, इनके आवास पर भी हो रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं एनडी गुप्ता, उनके घर पर भी रेड इस वक्त चल रही है। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उससे पहले ही एक बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से जारी है। इससे पहले हमने देखा जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ईडी ने बड़ी कार्रवाई की, कहां रेड इस वक्त चल रही है? बताया जा रहा है जो निजी सचिव हैं केजरीवाल के, उनके घर पर भी छापा पड़ा है, सांसद एनडी गुप्ता के घर पर भी छापा पड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर 12 से ज्यादा लोकेशन है दिल्ली एनसीआर की जहां पर इस वक्त जो ईडी की सर्चेज है वो चल रही है। हालांकि ये दावा सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 10 बजे होनी थी, जिसको खुद आतिशी को करना था, उससे पहले ही ईडी ने उनके तमाम नेताओं के ऊपर रेड कर दिया। ऐसा दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया और उसके बाद इस बात की पुष्टि हुई कि इस वक्त जो ईडी की टीम है वो तकरीबन 12 लोकेशन पर मौजूद है और जो भी नेता है आम आदमी पार्टी के और इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, उन सभी के ठिकानों पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है। और ये जो कार्रवाई है वो दरअसल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत की जा रही है। यानी कि जो सर्चेज है वो पीएमएलए के तहत की जा रही है। विभव कुमार जो कि सचिव है, अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव है, उनके यहाँ इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है। एक दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मेंबर है शरद कुमार, उनके यहाँ पर ईडी की टीम मौजूद है। इसके अलावा जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी की तरफ से एनडी गुप्ता, उनके यहाँ भी इस वक्त जो ईडी की टीम है वो मौजूद है। और इसके अलावा कुछ और अन्य नेता हैं जहां पर ईडी की टीम सुबह तकरीबन 8:30 के करीब पहुंची और लगातार तब से रेड चल रही है। यानी कि महज 1 घंटा हुआ है ईडी की टीम को पहुंचे और तमाम लोकेशन पर ईडी की टीम ने एक साथ रेड किया। जी 10 बजे ईडी को लेकर बड़े खुलासे का दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया और उससे पहले 12 से ज्यादा ठिकानों पर रेड को लेकर खबर। हालांकि किस तरीके से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रही है और किस तरीके से इस पूरे मामले पर कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है, इसके बारे में करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर में करने वाली हैं और आतिशी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा क्या किया गया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? दावा यह था कि ईडी पर बड़ा खुलासा वो करेंगे। अब सोशल मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी गई थी। हालांकि ये टाइमिंग इसलिए हमने सवाल उठाया क्योंकि एक तरफ जहां से थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी पर बड़ा खुलासा करने का दावा कर रही थी, उससे पहले इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में आप नेताओं के खिलाफ ईडी बड़ी कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई को लेकर और डिटेल जानकारी हमारे सहयोगी जितेंद्र दे रहे हैं। जितेंद्र, टाइमिंग की तो बात हमने बता दी, लेकिन किस मामले के तहत अब ये कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए एक्साइज पॉलिसी जो थी उसके तहत फिलहाल बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा एक और अन्य मामला है, हालांकि इसकी जानकारी अभी तक ऑफिशियल तौर पर एजेंसी की तरफ से शेयर नहीं की गई है। हालांकि एक मामला है जो हाल ही में कंप्लेंट एसीबी की तरफ से दी गई थी, उसको लेकर भी ईडी अपनी तफ्तीश कर रही थी। तो लिहाजा कुछ अन्य जो नेताओं के यहाँ पर जो रेड हो रही है वो हो सकता है इस नए मामले में हो रही हो। अब फिर कुछ देर बाद इस मामले में ऑफिशियल तौर पर कुछ पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल एक्साइज मामले के अंदर ही जो आबकारी घोटाला था, जो शराब घोटाला था दिल्ली का, उसी में बताया जा रहा है कि कुछ नए एविडेंसेस ईडी के सामने आए, जिसके बाद ईडी ने कार्रवाई की है। जी ठीक, हमारे साथ जीत भाटी भी जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। जीत, आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, उससे पहले ही ये एक बड़ी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय की टीम कर रही है, 12 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और मुद्दा क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? क्या कुछ कहा जा सकता है आतिशी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि लगातार जो है आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर बड़ा खुलासा वो करने वाले थे। 10 बजे का समय जो है वो रखा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके यहाँ इससे पहले रेड पड़ी है और आम आदमी पार्टी से कह रही है कि बड़ा खुलासा करने वाले थे। इसी को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है, जो कि आबकारी मामले से जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसकी जाँच जो है वो कर रही है ईडी। उसको लेकर के ये छापेमारी क्या उसी मामले में इसमें स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को देखते हुए यहाँ पर ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि वो खुलासा कर रहे थे, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब होगी जीत? 10 बजे का समय रखा गया है, हो सकता है क्योंकि कुछ जगह रेड चल रही है। तो अब से थोड़ी देर बाद इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़े दावे ईडी को लेकर खुलासा किया जाता है, इस पर नजर बनाए रखें। आगे इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। और इस बीच जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस वक्त ईडी एक्शन ले रहा है, इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी।